दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का जिद्दी बिलियनियर कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारी कहानी जिद्दी बिलियनियर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। चलिए आज के एपिसोड नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने सिद्धार्थ को डांस के लिए पूछ लिया था, लेकिन सिद्धार्थ आगे से थोड़ा सा बनावटी बात कर रहा था। वो चाहता तो था उसके साथ डांस करना, लेकिन वो चाह रहा था कि मयूरी उसको कितना रिझाएगी। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को डांस के लिए पूछने के 3 सेकंड तक सन्नाटा रहा, और फिर उसका बढ़ाया हुआ हाथ एक गर्म चौड़े हाथ ने थाम लिया। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से उसे डांस फ्लोर की ओर खींच लिया था। उसके कदम इतने बड़े थे कि मयूरी को लगभग दौड़ना पड़ा। हॉल में हर कोई जलन और हैरानी से उन्हें देख रहा था। वहीं राहुल का चेहरा उतर गया और कविशा की आंखों में तिरस्कार था। वहीं उधर मयूरी को गुस्सा आ गया। उसने चलते चलते सिद्धार्थ के पैर पर एक जोरदार लात मारकर कहा, बदमाश। हॉल में सन्नाटा था, इसलिए उसकी आवाज गूंज गई। सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल हो। तभी सिद्धार्थ ने उसे कोमल लेकिन दृढ़ निगाहों से देखकर कहा, क्यों? मुझे पाने के बाद भी क्या तुम्हें मेरी कद्र करना नहीं आता? पाने के बाद, यह सुनकर भीड़ के कान खड़े हो गए। वहीं मयूरी को पछतावा हुआ। उसने माफी मांगकर कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें भी मुझे मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था। तभी संगीत शुरू हुआ और सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भर लिया। उसने डांस करके फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विक्रम के साथ डांस करने की? तुम कितनी खुश थी। तुम उसकी मुस्कान देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी, है ना? उसकी बात सुनकर मयूरी ने मुंह बनाया और उसको ताना मारकर कहा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मेरा भी भाई है। छोटी सोच तो तुम्हारी है। सिद्धार्थ ने अपना गाल उसके माथे से रगड़ा। हवा में एक चिंगारी सी दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, जाने दो, लेकिन ये बताओ, ये आज तुमने क्या पहना है? उस दिन मेरा तुम्हें थोड़ा सा दिखने पर रो रही थी, और आज पूरी पीठ दिखा रही हो। किसे रिझाना है तुम्हें? उसकी बात सुनने के बाद आगे से मयूरी ने भी पलटवार करके कहा, और तुम मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने के लिए सज धज कर आए हो। हर कोई अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता है। ये देखकर तुम्हें अपने पर गर्व हो रहा है ना? तभी सिद्धार्थ ने अपने पकड़ स्टोरी स्ट्रॉन्ग करके कहा, क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि मैं अभी तुम्हें चूम लूंगा? उसकी आंखों में गंभीरता थी, जिसे देखकर मयूरी की नाक लाल हो गई। तभी उसने कबूल कर कहा, मुझे जलन हो रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम उन औरतों को देखो। मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं बेकाबू हो रही हूँ। लेकिन तभी उसके शब्द पूरे होने से पहले ही सिद्धार्थ ने झुककर उसे चूम लिया। यह एक हल्का लेकिन अधिकारपूर्ण किस था। उसने मुस्कुराकर कहा, मूर्ख लड़की, मैं आमतौर पर इतनी छोटी सोच नहीं रखता, लेकिन मुझे भी जलन हो रही थी। प्लीज माफ कर दे। अब मेरी कमर कसकर पकड़ो। वहीं मयूरी उसकी बाहों में पिघल गई। उनका डांस इतना सुंदर और पूर्ण था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध रह गए। डांस के बाद मयूरी निया को ढूंढने बाहर आई। वो उसे फव्वारे के बीच बगीचे में मिली। निया नंगे पैर पानी में नाच रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम खुशी थी। मयूरी उसे देखती रही, लेकिन तभी ईशान वहां आ गया। उसने निया को आवाज लगाकर कहा, निया, निया। उसकी आवाज सुनते ही निया का चेहरा पीला पड़ गया और वो भागी। ईशान ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पैर ठंडे हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये कहते हुए ईशान ने उसे फूलों की क्यारी पर बिठाया और रुमाल से उसके पैर पोंछने लगा। फिर उसकी नजर निया के हाथ में दबे 2 पत्तों पर पड़ी। उसने निया से पूछा, तुम्हें ये पत्ते किसने दिए? किसी मर्द ने? तुम हॉल से भागकर किसके साथ घूम रही थी? उसकी बात सुनकर निया की आंखों में ठंडक आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ईशान, हर चीज पर शक करना बंद करो। ये पत्ते मेरे हैं। मैं जा रही हूँ। और वह कहते हुए जाने लगी और ईशान ने उसका पीछा करना चाहा। तभी मयूरी उनके बीच में आ गई। उसने ईशान से कहा, मिस्टर ईशान, लवर्स को भी प्राइवेसी चाहिए, उसे थोड़ा समय दें। लेकिन आगे से ईशान ने मयूरी को घूर कर कहा, हमारे रिलेशनशिप से दूर रहो। ये कहते वो गुस्से से वहां से चला गया। कुछ देर बाद राहुल अपनी लैम्बोर्गिनी में कविशा के साथ जा रहा था। अचानक उसने सड़क किनारे सिद्धार्थ की लग्जरी गाड़ी देखी। उसको देखते ही उसका खून खोल उठा और मयूरी उसी गाड़ी में थी। और उसने अपनी गाड़ी सिद्धार्थ की गाड़ी के बिल्कुल करीब रोक दी। हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, कोई है? मयूरी गाड़ी के अंदर चौंक गई थी। तभी सिद्धार्थ ने खिड़की नीचे की और उसका चौड़ा शरीर इस तरह झुका हुआ था
कि राहुल अंदर मयूरी को नहीं देख पाई। तभी राहुल ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट सिद्धार्थ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आगे से सिद्धार्थ ने आलस में कहा, सीओ राहुल, किसी के खुशी के पल खराब करना अच्छी बात नहीं है। फिर उसने कविशा की तरफ देखा। सिद्धार्थ की शर्ट के बटन खुले थे और वो आकर्षक लग रहे थे। सिद्धार्थ ने कविशा से कहा, मिस कविशा, आपके मंगेतर गुस्से में है, आपको उनकी आग बुझानी चाहिए। उसकी होटनेस कविशा का दिल धक धक करने लगा। राहुल सुंदर था, लेकिन सिद्धार्थ वो एक देवता समान था। राहुल ने ये देखा और जलन से पागल होकर गाड़ी दौड़ा दी। उसके जाने के बाद मयूरी ने सिद्धार्थ का कान खींचकर कहा, वो चले गए, तुम कविशा को ऐसे क्यों देख रहे थे? उसे तुम में इंटरेस्ट है? तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गाल पर चुटकी लेकर कहा, तुम बहादुर हो रही हो, मेरे स्टैंडर्ड्स इतने गिरे हुए नहीं, मुझे सिर्फ मयूरी से प्यार है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसको ताना मारकर कहा, अभी कह रहे हो, तुम मुझसे 10 साल बड़े हो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो जवान लड़कियों को ढूंढोगे। सिद्धार्थ ने उसे बाहों में जकड़ दिया। उसने मयूरी के कान के पास आकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया, मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं, सिवाय तुम्हारे। उसकी ये बात सुनकर मयूरी का दिल पिघल गया। वो उसकी गोद में सिर रखकर बोली, मुझे नींद आ रही है। आगे से सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहलाकर कहा, सो जाओ, घर पहुंचकर मैं तुम्हें जगा दूंगा। तभी चेतन ने सिद्धार्थ से कहा, सर, राहुल की गाड़ी अभी गुजरी है और मुझे पता चला है कि जिस रात मैडम हॉस्पिटल में थी, राहुल और कविशा ने बगल वाले कमरे में। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा छा गया। गाड़ी का तापमान गिर गया। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में चेतन को ऑर्डर देकर कहा, कल सुबह तक पुलिस और मीडिया को खबर कर दो, मैं चाहता हूं कि कल राहुल सुर्खियों में रहे। ये कहते हुए मयूरी को देखा, वो कब की सो चुकी थी। इसके बाद मयूरी ने आंखें खोली तो उसको छत पर जाना पहचाना झूमर दिखाई दिया। वो अपने कमरे में आ गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो किसी गर्म सख्त चीज में लिपटी हुई है। उसने देखा, वो सिद्धार्थ के सीने पर सो रही थी। सुबह की धूप में उसका चेहरा शांत और आकर्षक लग रहा था। मयूरी की नजर अपने कपड़ों पर गई। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, मेरे कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन किसने बदले? जाहिर है इस आदमी ने। सोते समय इसने। वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने धीरे से सिद्धार्थ का हाथ अपनी कमर से हटाया और बिस्तर के नीचे खिसकने की कोशिश की। वो बस बिस्तर से नीचे पहुंचने वाली थी। आह, तभी अचानक एक मजबूत बांह ने उसे वापस खींच लिया। वो धड़ाम से उसकी छाती पर जा गिरी। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ सोने के बाद भाग जाना चाहती हो? है ना? सिद्धार्थ की आवाज भारी और नींद से भरी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक कामुकता थी। उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें अब भी रात का नशा बाकी था। सुबह की किरणें कमरे में बिखरी थी, लेकिन मयूरी के लिए स्थिति तनावपूर्ण थी। वो सिद्धार्थ की बाहों में पकड़ से छूटने के लिए बिस्तर के किनारे की तरफ खिसकी। उसने उसकी मोहक खुशबू से बचकर कहा, बकवास, मैं कल रात सो गई थी, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ? मेरा ये कमरा है, तुम मेरे साथ सोने आए थे। सिद्धार्थ की नींद भरी भारी आवाज गूंजी, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, क्योंकि मुझ पर पहले से ही आरोप है, तो क्यों ना इसे अभी अंजाम दे दूं। ये कहते हुए उसने अपना वजन उस पर डाल दिया। उसके होठ मयूरी की गर्दन को छूने लगे। मयूरी ने घबराहट में उसे धक्का देने की कोशिश करके कहा, सिद्धार्थ। वो बिस्तर के किनारे पे थी, लगभग गिरने ही वाली थी। तभी सिद्धार्थ की मजबूत बाह ने उसकी कमर थामी और उसे पलक झपकते ही घुमाकर अपनी छाती पर गिरा लिया। उसने अपना बड़ा हाथ उसके सिर पर रखकर कहा, अगर तुम गिर गई तो तुम्हारी कमर से फिर दर्द होगा। मैंने कल रात ही तो तुम्हें दवा लगाई थी, क्या तुम दर्द भूल गई हो? मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं था कि वो उसकी कमर को छोटी कहे या दवा लगाए। तभी उसको अपने कपड़ों के बारे में याद आया और उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे? आगे से सिद्धार्थ ने निर्लज्जता से जवाब देकर कहा, हाँ हाँ, तो शर्माओ मत, मैंने जो देखना था छूना था, सब देख लिया और छू लिया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने चिढ़कर कहा, तुम। मयूरी अवाक रह गई थी। वो सोच में पड़ गई कि क्या वो वही गंभीर प्रेसिडेंट सिद्धार्थ हैं। तभी सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर करना चाहता तो मैंने ये कल रात ही कर दिया होता। उसकी बात सुनकर मयूरी शांत हो गई। उसने आज्ञाकारी बिल्ली की तरह उसकी छाती पर सिर रख दिया। वो जानती थी कि उसे धीरे धीरे इस आदमी की आदत डालनी ही होगी। उसकी धड़कन सुनते हुए
मयूरी ने उसकी छाती पर उंगली गोला बनाकर कहा। सिद्धार्थ, मैं आज शूटिंग पर नहीं जा रही। मैं बाद में हॉस्पिटल में माँ के साथ रहूंगी। क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है? सिद्धार्थ ने उसके बालों को चूम कर कहा। आज मेरी 2 मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ रात का खाना खाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मयूरी का चेहरा खिल उठा। वो बहुत बिजी था, फिर भी उसके लिए समय निकाल रहा था। इसके बाद जब मयूरी तैयार हो रही थी, नीचे कमलेश आंटी उन्हें जगाने आ गई थी। उसने थोड़ा दरवाजा खोला था और अंदर का दृश्य सिद्धार्थ और मयूरी को गले लगाना देखकर वो चुपचाप वापस चली गई। इसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकला, तभी मधु का फोन आया और उसकी आवाज में गजब का उत्साह था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अरे मयूरी, बड़ी खबर। कल रात राहुल और कविशा के सड़क किनारे गाड़ी में ही फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को रंगों हाथों पकड़ लिया और पूरी रात हवालात में रखा। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। कल रात सिद्धार्थ ने राहुल को जो ताना मारा था, उसका यह अंजाम होगा उसने सोचा नहीं था। तभी मधु ने हंसकर कहा, राहुल की मां ने थाने में आकर कविशा को सबके सामने थप्पड़ मारा और कहा, वेश्या, मेरे बेटे को बहकाना बंद कर। कविशा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। पिंक लेडी की शूटिंग के बाद वो भी बंद हो गई। उसकी बात सुनकर मयूरी को तुरंत समझ आ गया, पुलिस और मीडिया का एक साथ पहुंचना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसने थोड़ा सोचकर कहा, मधु ये जरूर सोची समझी साजिश है। क्या सिद्धार्थ ने? आगे से मधु ने चहक कर कहा, ओह बिल्कुल, तुम्हारा हस्बैंड उनसे तुम्हारा बदला ले रहा है। और सुनो, आज सुबह तुम्हें इंडिया के बड़े ब्रांड से स्पॉन्सरशिप के प्रस्ताव मिले। तुम एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड की नई चहेती बन गई हो। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल भर आया। सिद्धार्थ ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि चुपचाप उसके करियर को भी आसमान पर पहुंचा दिया। उसका प्यार दखल अंदाजी करने वाला नहीं, बल्कि खामोशी से सहारा देने वाला था। इसके बाद उसने फोन काटा, तैयार होकर नाश्ता किया। दोपहर में हॉस्पिटल पहुंचकर मयूरी ने देखा, उसकी मां चंचल उदास बैठी है। नर्स ने मयूरी को बताया कि कुछ पुरानी सहेलियों से बात करने के बाद उनका मूड खराब हो गया था। मयूरी समझने के लिए बगल वाले वार्ड के पास गई। दरवाजा खुला था और अंदर गपशप चल रही थी। एक आंटी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उस चंचल ने कहा कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर और अच्छे आदमी से हुई, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जरूर कोई नकली अमीर होगा। दूसरे ने हामी भरकर कहा, सही कहा। अगर दामाद ही इतना अच्छा है तो सामने क्यों नहीं आता? आजकल लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती हैं और उसे अपना हस्बैंड बताती हैं। उनकी ये बातें सुनकर मयूरी को हंसी आई और गुस्सा भी। ये आंटियां उसकी माँ को झूठा समझ रही थी। वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने तुरंत फोन निकाला और सिद्धार्थ को मैसेज करके कहा, सिद्धार्थ, क्या हम आज रात जल्दी खाना खा सकते हैं? मेरी माँ की कुछ फ्रेंड्स है जो तुमसे मिलना चाहती हैं। शाम के 5 बजे होटल के एंट्री गेट पर एक आलीशान रोल्स रॉयस आकर रुकी। काले रंग की कमीज और पैंट में सिद्धार्थ बाहर निकला। वो बड़ा आकर्षक और कुलीन लग रहा था। मयूरी दौड़कर उनके पास आई और उनका हाथ थाम कर कहा, सिद्धार्थ, थोड़ा धैर्य रखना, ज्यादा हंसना और मेरी माँ को सम्मान देना। वो आंटियां थोड़ी टेढ़ी हैं। उसके बाद सुनकर सिद्धार्थ ने उसे एक शांत नजर से देखा। होटल के पर्सनल कमरे में चंचल 4 आंटियों के साथ बैठी थी। वहां का माहौल तनावपूर्ण था। आंटियां सिद्धार्थ को डराने और नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ अंदर गया, उसकी पर्सनैलिटी ने सबको चौंका दिया। तभी सिद्धार्थ ने झुककर सभी का अभिवादन करके कहा, हेलो आंटीज। उनकी आवाज में इतना सम्मान था कि आंटियों की सारी योजना धरी की धरी रह गई। इसके बाद सिद्धार्थ ने मयूरी के लिए कुर्सी खींची और उसको बैठाकर खुद चंचल के बगल में बैठ गया। उसने प्यार से पुकार कर कहा, माँ। चंचल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तभी पूछताछ शुरू हुई। एक आंटी ने खांस कर पूछा, सिद्धार्थ बेटा, क्या तुम्हारा कोई घर है? अगर है तो कहाँ है? सिद्धार्थ ने विनम्रता से मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ आंटी, हमारा घर टी पेवेलियन में है। उसकी बात सुनकर आंटी ने घृणा से मुंह बनाकर कहा, टी पेवेलियन? कभी नहीं सुना। दिल्ली के अमीरों के घर तो ग्रीन लैंड आइलैंड में है। तुम्हें वहां घर लेना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। ये आंटियां शहर के सबसे महंगे इलाके को नहीं जानती थी। तभी दूसरी आंटी ने मोर्चा संभाल कर पूछा, ओह, तुम्हारे पास कौन सी कार है? सिद्धार्थ ने जवाब देकर कहा, मैं आमतौर पर बेंटली चलाता हूँ आंटी। उसकी बात सुनकर आंटी ने मुंह बनाकर कहा, बेंटली? बेटा, तुम्हें बीएमडब्ल्यू खरीदनी चाहिए। मेरा बेटा बीएमडब्ल्यू चलाता है, 10 लाख की है। बेंटली बेंटली छोड़ो। उस आंटी ने ऐसे देखा जैसे वो किसी साइकिल की बात कर रहा हो।
वहीं उनकी बात सुनकर मयूरी शर्मिंदा हो रही थी। दूसरी तरफ उनके पास खड़ी वेट्रेस भी अपनी हंसी दबा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने चाय की चुस्की ली और बिना किसी अपमान के कहा, जरूर आंटी, मैं कोशिश करूंगा। फिर सबसे तीखा सवाल आया। एक आंटी ने उससे पूछा, वो तुम्हारी उम्र कितनी है? मयूरी तो सिर्फ 20 की है, लेकिन तुम तो काफी बड़े दिखते हो। मयूरी को लगा कि अब तो सिद्धार्थ जरूर भड़क जाएगा। उसने मेज के नीचे अपना हाथ उसकी जांघ पर रखा और उसे शांत करने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, मैं 30 साल का हूँ, मयूरी से 10 साल बड़ा। यह उम्र बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे दूसरों को लाड प्यार करना आता है। मयूरी को मेरे साथ कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी ये बात चंचल की आंखों में चमक आ गई। वहीं बाकी की आंटियां निरुत्तर हो गई। इसके बाद खाना आया तो मेज पर सजे महंगे व्यंजन देखकर आंटियों की आंखें फटी रह गई। उनमें से एक आंटी ने चौंक कर कहा, इतना महंगा खाना? एक महीने की तनख्वाह खर्च कर दी क्या? तभी होटल मैनेजर, जो सिद्धार्थ की सेवा में खड़ा था, वो चुप नहीं रह पाया और उनके बीच में बोलकर कहा, आंटी, ये हमारे होटल के मालिक हैं। ये खाना इनके लिए खास तौर पर बनाया गया है। मालिक? और आंटियां समझ ही नहीं पाई और भ्रमित होकर खाना खाने लगी। तभी मयूरी ने देखा कि सिद्धार्थ कम रहा है। उसने प्यार से खाना उठाया और कटोरे में रखा। सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ की तरफ देखा। खुले बाल, तितली वाली क्लिप, वो किसी कॉलेज स्टूडेंट की जैसे मासूम लग रही थी। उसकी आंखों में निर्भरता और प्रेम देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। ऐसे ही खाना समाप्त हुआ। तभी दरवाजा खुला और एक सूट बूट वाला व्यक्ति अंदर आया। ये BMW वाली आंटी का बेटा था। आंटी ने उसे बुलाकर कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ? लेकिन उसके बेटे की नजर जैसे ही सिद्धार्थ पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत सिद्धार्थ के आगे झुककर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, नमस्कार। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, फिर मिलेंगे। उस आंटी का बेटा घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ चलो, जल्दी चलो यहाँ से। ये कहकर वो अपनी माँ को खींचकर बाहर ले गया। बाहर निकलकर आंटी ने हाथ छुड़ाकर कहा, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने हमें खाना खिलाया, मुझे उससे बात करने दो। उसकी बात सुनकर अपने बेटे ने उसके माथे पीट लिया। उसने अपनी माँ को समझाकर कहा, माँ, आप जानती हैं वो कौन है? वो यंग मास्टर सिद्धार्थ गुलेरिया हैं। उन्होंने आपको खाने पर बुलाया और आप नखरे दिखा रही हैं। अपने बेटे की बात सुनते ही उस आंटी ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन उसके पास तो ग्रीनलैंड आइलैंड में घर भी नहीं, वो तो टी पेवेलियन में रहता है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने चिल्लाकर कहा, माँ, ग्रीन आइलैंड की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं के परिवार की है। वो टी पेवेलियन, वो तो दिल्ली के बिल्कुल बीच में शहर में बना सबसे महंगा विला है। उसकी खिड़की खोलते ही पूरा शहर दिखता है। वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसकी बात सुनकर आंटी का मुंह खुला रह गया। उसने चौंक कर भोलेपन से कहा, लेकिन लेकिन उसकी गाड़ी, उसने कहा बेंटली है। तभी उसके बेटे ने बीच में टोक कर कहा, आपकी BMW जैसी 10 कार उसके एक बेंटली के बराबर है माँ। आप गैरेज की बात कर रही हैं? उसका गैरेज लग्जरी कारों से भरा पड़ा है। आप तो बस सपने देख रही थी। उसकी बात सुनकर आंटियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जिस सिद्धार्थ को वे गरीब समझकर नसीहतें दे रही थी, वह असल में उस शहर का किंग था। वहीं अंदर मयूरी और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। आज झूठ और दिखावे के सारे नकाब उतर चुके थे। तभी मयूरी ने झुंझलाकर कहा, अरे माँ, प्लीज उन्हें छोटा सिद्धार्थ कहना बंद करो। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? वहीं आंटियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनकी आंखें अब भी यही कह रही थी, लड़का बहुत बूढ़ा है। ये देखकर सिद्धार्थ की तरफ मयूरी ने देखा, जो उसे एक सिर लंबा और बहुत आकर्षक लग रहा था। उसने धीरे से सिद्धार्थ से पूछा, तुमने ही आंटी के बेटे को बुलाया था ना? आगे से सिद्धार्थ ने शांत भाव से सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, वो हमारी बात नहीं मानती। उन्हें जगाने के लिए उनके बेटों का सच बोलना जरूरी था। आखिर वे तुम्हारी माँ की दोस्त है। उसकी गहरी आवाज में स्नेह था। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें भर आई। यह आदमी उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन देखकर कहा, मयूरी, मैं चेतन के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हेल्थ सेंटर ले जाओ। ये कहकर वो वहां से निकल गया। तभी सिद्धार्थ के जाने के बाद चंचल ने आंख भरकर कहा, सिद्धार्थ कितना अच्छा है, लेकिन क्या उसका परिवार सच में इतना अमीर है? आगे से मयूरी ने बात टालकर कहा, माँ बस खुश रहो। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो सोने की खान में कैसे आ गिरी। वहीं होटल के बाहर एक सुनसान कोने में हेमंत खड़ा था। सिद्धार्थ का इंतजार करके उसकी आंखों में जलन की आग थी। हेमंत ने सिद्धार्थ को देखकर फुफकार कर कहा, तुम्हें लगता है कि पैसे से तुम जीत गए? अगर तुम अमीर न होते तो क्या मयूरी तुम्हारे साथ होती? तभी सिद्धार्थ ने इत्मीनान से सिगरेट जलाई। धुआं छोड़कर उसे ठंडे स्वर में कहा,
मयूरी मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं अमीर हूं। तो फिर वो तुम्हारे जैसे गरीब के पीछे क्यों आएगी? प्यार की वजह से? उसकी बात सुनकर हेमंत तिलमिला गया। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैंने उसकी माँ का ऑपरेशन करवाया, उसे सहारा दिया क्योंकि मैं सक्षम हूँ, उसे प्यार करता हूँ। तुमने क्या किया? तुम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा दे पाई। तुम मयूरी का खर्च नहीं उठा सकती, लेकिन मैं उठा सकता हूँ। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? सिद्धार्थ के शब्द हेमंत के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कड़वा सच कहा, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम कायर हो। तुमने आंटियों को भड़काकर मयूर की माँ को परेशान किया। ये प्यार नहीं, नफरत है। उसकी बात सुनकर हेमंत टूट गया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मैं हार मानता हूँ। मैं कैम्ब्रिज जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुमसे नहीं, मयूरी के लिए तुम्हारे प्यार से हारा हूँ। अगर कुछ समय बाद तुमने उसे दुखी किया तो मैं वापस आऊंगा। यह कहकर वो मुड़ा और भाग गया। वहीं सिद्धार्थ ने सिगरेट बुझा दी और बड़बड़ा कर कहा, अब कोई मौका नहीं, मयूरी हमेशा के लिए मेरी रहेगी। तभी मयूरी सिद्धार्थ को ढूंढकर बाहर आई। वो चेतन के साथ खड़ा था, बेहद गंभीर और मैच्योर। मयूरी उसे देखती रह गई। तभी सिद्धार्थ ने उसे पुकार कर कहा, मयूरी। उसकी बात सुनकर मयूरी उसके पास आ गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, माँ मसाज करवा रही है। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया? मयूरी ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर कहा, मैं अब कोई और मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। तभी सिद्धार्थ ने उसके करीब आकर कहा, मैंने आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। वो समझ गई कि यह आदमी फिर से किस मांग रहा है। उसने अपने पंजों के बल होकर गर्दन में बाहें डाली और आंखें बंद करके उसके गाल को चूम लिया। तभी सिद्धार्थ ने अचानक उससे पूछा, मयूरी, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ, क्या तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ? उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान रह गई। वो सोच में पड़ गई कि इतने रईस और प्रभावशाली आदमी को बुढ़ापे का डर है। तभी सिद्धार्थ ने आगे कहा, जब तुम 25 की होगी मैं 35 का हो जाऊंगा। अगर तुम कोई कैम्ब्रिज का जवान स्टूडेंट आए तो। उसकी बात सुनकर मयूरी खिलखिला पड़ी। उसने हंसकर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम जल रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। उन स्टूडेंट से मेरा क्या लेना देना? मेरी नजर में तुम सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा नरम पड़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। लेकिन यह यकीन ना हो तो छू कर देख लो। उसने मयूरी का हाथ अपने सीने पर रख दिया। मयूरी को बिजली का झटका लगा। यह आदमी घोर विकृत मानसिकता वाला। तभी सिद्धार्थ ने डिमांड करके कहा, मुझे लिप किस चाहिए?" उसकी बात मानकर मयूरी ने शर्माकर उसे ही चूम लिया। तभी पीछे से आवाज आई, मयूरी। चंचल वहां खड़ी थी। भौहें सिकोड़े हुए उसने मयूरी को डांट कर कहा, सड़क पर यह सब क्या है? सिद्धार्थ को परेशान मत करो। उसकी बात सुनकर मयूरी झेंप गई। उसने मन ही मन में कहा, माँ परेशान मैं नहीं, ये आदमी मुझे कर रहा है। तभी सिद्धार्थ ने हंसकर बात को संभाल के लिए कहा, माँ, मैं कल आपको घर ले चलूंगा। हम पास में रहेंगे, एक घर लेंगे और जब आप आराम से रह सकेंगे। इसके बाद वो चेतन के साथ वहां से निकल गया। मयूरी ने भी अपनी माँ को हॉस्पिटल छोड़ा और वापस विला पर आ गई। रात में मयूरी विला के सोफे पर सिद्धार्थ का इंतजार करते करते सो गई। सिद्धार्थ लौटा तो उसने मयूरी सोफे पर एक छोटी बिल्ली की तरह सिकड़ा हुआ पाया। उसका दिल पिघल गया। उसने उसे गोद में उठाया और बेडरूम ले गया। मयूरी ने नींद में ही उसे गले लगाया और बड़बड़ा कर कहा, सिद्धार्थ तुम आ गए? सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हम्म। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके माथे को चूमा। तभी मयूरी ने करवट ली और अपने टेडी बियर को गले लगा लिया। तभी सिद्धार्थ ने टेडी बियर को घूर कर उसका कान मरोड़ कर कहा, भालू के साथ क्यों सो रही हो? क्या वो मुझसे बेहतर है? इसके बाद जलन और दबी हुई इच्छाओं के साथ वो कमरे से बाहर चला गया। ऐसे ही अब उनकी लाइफ चल रही थी। अगले दिन मयूरी वापस फिल्म शूटिंग पर चले गई। कुछ दिनों में फिल्म विंड एंड डस्ट की शूटिंग खत्म हुई और मयूरी ने अपना पहला बड़ा चेक मिला। मधु ने चिल्लाकर कहा, अब तो शॉपिंग होगी। और वो लोग शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मयूरी सीधे जेंट्स वियर की दुकान पर गई। तभी मधु ने उसे छेड़ा। पैसे मिलते ही सबसे पहले हबी की याद आ गई। उसके बाद सुनकर मयूरी शर्मा गई। उसने शर्मा कर एक डार्क ग्रे शर्ट देखी। उसने उसको देखकर सोचा, ये सिद्धार्थ पर जचेगी। तभी सेल्स वुमन ने उसको बताकर कहा, इसकी कीमत 70,000 रुपए है। तभी कविशा दुकान में दाखिल हुई। उसने मयूरी को जेंट्स वियर खरीदता देखकर ताना मारकर कहा, ओह दीदी, तुम जेंट्स वियर क्यों ले रही हो? मधु ने उसे रोक कर कहा, बेशर्म औरत, अभी जेल से छूटी और फिर से शुरू हो गई। तभी कविशा ने मयूरी के हाथ में शर्ट को देखकर कहा, ओह मुझे भी ये शर्ट चाहिए, राहुल पर अच्छी लगेगी। मैं इसके डबल पैसे देने के लिए आई हूँ।
मधु भड़क गई, लेकिन मयूरी ने शांत भाव से एक चाल चली। उसने बोली लगाकर कहा, मैं इसके 5 लाख रुपए दूंगी। उसकी बात सुनकर मधु का मुंह खुला रह गया। कविशा ने जलन में बोली आगे बढ़ाकर कहा, मैं 8 लाख रुपए दूंगी। आगे से मयूरी ने पलक झपकाए बिना कहा, 9 लाख। तभी कविशा ने कहा, 10 लाख। उसकी यह बोली सुनकर मयूरी हल्के से मुस्कुराई। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ले लो। सेल्स वुमन, ये शर्ट इस महिला को 10 लाख में दे दो। और वहीं कविशा का रंग उड़ गया। वो समझ गई कि वो ठग गई थी। मयूरी ने 70,000 रुपए की चीज उसे 10 लाख में खरीदवा दी थी। वहीं सेल्स वुमन खुशी से झूम उठी। लेकिन तभी दुकान के बाहर निकलते ही उनका सामना राहुल की माँ वनिता आंटी से हुआ। वो मयूरी को नफरत से देख रही थी, लेकिन मयूरी ने शिष्टाचार निभाकर कहा, हेलो वनिता आंटी। लेकिन वनिता ने मुंह फेर लिया। तभी कविशा दौड़ती वहां आई और उसने वनिता से कहा, माँ, आप यहाँ? लेकिन वनिता ने कविशा को भी झिड़क कर कहा, मुझे माँ मत कहो। खन्ना परिवार में घुसने के सपने छोड़ दो। पता नहीं तुम दोनों बहनों ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर रखा है। वो दोनों को कोसते हुए वहां से जाने लगी। मयूरी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कविशा का चेहरा देखने लायक था। कविशा ने उसको समझाने की कोशिश करके कहा, माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वास्तव में राहुल से प्यार करती हूँ। लेकिन इससे पहले उसकी बात पूरी होती, सेल्स गर्ल दुकान से बाहर निकली। उसने कविशा की आस्तीन पकड़कर कहा, मैडम, मैंने शर्ट पैक कर दी। 10 लाख रुपए प्लीज पे कर दीजिए। 10 लाख सुनकर राहुल की माँ वनिता ने स्टोर का नाम देखने के लिए सिर उठाया। उसके स्टोर पर नाम देखने के बाद कहा, ओह, यहाँ तो कोई बड़े महंगे ब्रांड्स नहीं मिलते। यहाँ ऐसी कौन सी शर्ट है जिसकी कीमत 10 लाख है? उसकी बात सुनकर कविशा अवाक रह गई। उसके गले में आवाज नहीं निकली। तभी मयूरी ने मौके का फायदा उठाया। वो मुस्कुराई और आग में घी डालकर बोली, वनिता आंटी, मैंने ये शर्ट देखी, लेकिन कविशा मुझसे झगड़ने लगी। उसने कहा कि राहुल के लिए है और उसके पास राहुल का कार्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं, इसलिए उसने 10 लाख रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया। उसकी बात सुनकर वनिता का चेहरा तमतमा गया। उसने चौंक कर कहा, क्या? फिर उसने कविशा की तरफ उंगली उठाकर कहा, वाह, अभी कन्ना परिवार में कदम भी नहीं रखा और हमारे पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। एक घटिया शर्ट पर 10 लाख रुपए? क्या सोच रही हो कि तुम इतनी छोटी कमीनी? कमीनी शब्द सुनकर कविशा दंग रह गई। लेकिन वनिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कविशा का हाथ पकड़कर कहा, मेरे पीछे आओ। मैं आज ही राहुल से फैसला करवाऊंगी। अगर उसने तुम्हें रखा तो मैं खुद को मार डालूंगी। शॉपिंग सेंटर में तमाशा बन गया। कविशा की आंखों में आंसू थे। मयूरी और मधु मुस्कुराते हुए ये देख रहे थे। मधु वीडियो बनाने ही वाली थी, तभी दो बॉडीगार्ड ने बीच में भीड़ को चीर दिया। उनके पीछे कृतिका चली आ रही थी, बड़े सनग्लासेस पहने। वो सीधे विनीता के पास गई और विनम्रता से मुस्कुराकर बोली, बहन विनीता, क्या कोइंसिडेंस है। चलिए पास के कैफे में कॉफी पीते हैं। लेकिन आगे से वनिता ने नाक चढ़ाकर कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन कृतिका ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। वो झुकी और उसने वनिता के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर वनिता के चेहरे पर हैरानी उभरी। उसने तुरंत अपना रुख बदल कर कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वनिता के जाने के बाद कृतिका ने मयूरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी। तभी मयूरी ने उसको ताना मारकर कहा, कृतिका आंटी, आप और कविशा आजकल हमेशा चश्मा क्यों पहनती है? इतनी शर्मनाक पोजीशन क्यों? उसकी बात सुनकर कृतिका का चेहरा लाल हो गया। उसने हंसकर कहा, मयूरी, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई। मैं अब वनिता से शादी की तारीख पक्की करने जा रही हूँ। तुम्हें दावत पर जरूर बुलाऊंगी। यह कहते हुए वहां से चली गई। उसको लगा कि शादी की बात सुनकर मयूरी को जलन होगी। तभी कविशा ने भी अपने आंसू पहुंचे और घमंड से मयूरी से कहा, दीदी, तुम्हें हमें नहीं हरा सकती। हमें जो करना है, जो हमें चाहिए, वो मिल जाएगा। वहीं उसकी बात सुनकर मधु गुस्से में पैर पटकने लगी। उसने गुस्से में उन दोनों को घूर कर कहा, ये तिलचट्टों की तरह हैं, कभी मरते ही नहीं है। मयूरी की नजरें उनके पीछे जमी थी। उसने मधु से कहा, मधु, जाओ और कैफे में वेटर को रिश्वत दो। मुझे जानना है कि वो बात क्या कर रही हैं। उधर कैफे में कृतिका ने वनिता के सामने एक लिफाफा सरकाया। अंदर खन्ना एंटरटेनमेंट ग्रुप के 15% शेयरों का सिलेंडर कॉन्ट्रैक्ट था। कृतिका ने कॉफी की चुस्की लेकर कहा, ये एक डायरेक्टर का हिस्सा है। जैसे राहुल को ये मिलेगा, पूरी कंपनी पर खन्ना परिवार का राज होगा। उसकी बात सुनकर डॉक्यूमेंट्स देखकर वनिता की आंखें चमक उठी। उसने कृतिका से पूछा, तुम क्या चाहती हो? कृतिका ने अपनी शर्त वनिता के सामने रखकर कहा, यह कविशा का दहेज है। मैं चाहती हूँ कि कविशा की शादी 1 महीने के अंदर राहुल से हो जाए। लालच में वनिता ने नाराजगी पर जीत हासिल कर ली। उसने सिर हिलाकर कहा,
ठीक है। वहीं ये सब सुनकर पिछली सीट पर छिपी मयूरी का दिल बैठ गया। कृतिका ने 20 साल पहले अपनी चालें चल दी थी। वहीं वो धर्मपाल के बिजनेस के साथ साथ खन्ना ग्रुप पर भी नजर रखे हुई थी। मयूरी को अपनी हार का एहसास हो गया था। उदास मन में मयूरी गुलेरिया किंग की इमारत में पहुंची। रिसेप्शनिस्ट और कर्मचारी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। ये वही मयूरी थी जिसने उनके सीईओ के साथ डांस किया था। अब क्या करेगी मयूरी? क्या वो 15% शेयर को रोक पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।